हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं सुजीत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज का ये हमारा इंट्रो क्लास है। इसमें हम जानेंगे जीएस के बारे में, यानी जनरल स्टडी के बारे में। आइए इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। इसके बाद हमारा जो क्लास होगा वो बिल्कुल धमाकेदार तरीके से होगा। दोस्तों, हमें पढ़ना वही चीज़ है जो एग्ज़ाम में आते हैं। पता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट जो है विद्यार्थी के लिए अलग तरीके से पेश आते हैं, लेकिन जीएस बिल्कुल अलग तरीके से पेश आते हैं। आप लोग खुद देखते होंगे कि हमेशा जीएस दो ऑप्शन पर आपको फंसा के छोड़ देता है और वो गलत होता ही होता है। हम उसकी बातें आगे की ओर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जीएस के बारे में थोड़ा सा आज के इंट्रो क्लास में जानते हैं। जीएस यानी जनरल स्टडी। आपको पता होना चाहिए, इसको कई भागों में हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं। जीएस को तीन प्रकार से रख सकते हैं। पहला जीके, जीएस और जीए। जीके का मतलब आपको पता होगा जनरल नॉलेज, जीएस का मतलब आपको पता होगा जनरल साइंस, और जीके का मतलब जीए का मतलब आपको पता होगा जनरल अवेयरनेस। जीके में हम लोग को क्या क्या पढ़नी होती है? जीके में हम लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी पढ़ना होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी पढ़ना होता है। जीएस में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ना होता है। और जीए में करंट, जीए में करंट पढ़ना होता है। अब आता है, इन सब के अलावे एक सब्जेक्ट और होता है जो हमेशा आज के एग्ज़ाम में सबसे अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं और वहाँ से विद्यार्थी फंसते ही फंसते हैं, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स, यानी अगर इसको कहें तो अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास करते हैं। अर्थ का मतलब बाजार, अर्थ का मतलब बाजार, और व्यवस्था का मतलब व्यापार। व्यवस्था का मतलब व्यापार, बाजार का व्यापार, यही कहलाता है अर्थव्यवस्था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, विद्यार्थी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में फंसते हैं। ऐसा इसलिए कि बहुत सारे बच्चे अर्थव्यवस्था जो है 11, 12, 9, 10 कॉमर्स या फिर इसके इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पढ़ पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पढ़ते हैं। इस कारण से उन्हें आगे में ये तकलीफ़ें आती है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जहाँ तक पूछे जाते हैं वो फंसते ही फंसते हैं। आपको पता होना चाहिए, एसएससी में लगभग इससे 5 से 8 प्रश्न के बीच पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में प्रश्न। रेलवे में भी इससे 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से प्रश्न। तो आपको घबराना नहीं है। हम लोग बारी बारी से सभी चीज़ों को एक बार देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे। अगले क्लास से हम लोग कोई भी एक टॉपिक को उठाएंगे, कोई भी एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और धमाकेदार तरीके से हम लोग अपना क्लास शुरू करेंगे। आइए सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। बहुत कम समय में हम लोग सबका थोड़ा थोड़ा डिटेल जानते हुए चलेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों हिस्ट्री का, तो इसको 3 खंडों में बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। सबसे पहले हम लोग एंशिएंट की बात करेंगे, प्राचीन का बात करेंगे। किसका बात करेंगे दोस्तों? प्राचीन इतिहास का बात करेंगे। आइए इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन इतिहास किसको कहते हैं? प्राचीन इतिहास कहने का मतलब साफ है कि इसको 2 भागों में बांट के देखा जा सकता है। पहला अर्ध इतिहास, यानी वह प्राचीन समय, वह समय रहा होगा जिस समय
का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। साक्ष्य के आधार पर हमें यह बताया जाता है, साक्ष्य के आधार पर हमें यह बताया जाता है कि यहाँ पर ये घटनाएं हुई थी। जैसे में प्राचीन का मतलब ही होता है बहुत पुराना, आपको पता होगा, और अर्ध इतिहास यानी आधा जानकारी मिला आधा जानकारी नहीं मिला। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, नाम सुना होगा, सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। आपको पता है सिंधु सभ्यता के बारे में क्या पूर्ण जानकारी मिलती है दोस्तों? नहीं, एक साक्ष्य के आधार पर उसके बारे में हम गहन अध्ययन करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकार में मतभेद है। यहाँ सबसे पहला चीज आता है कि जब मतभेद है तो सिंधु सभ्यता नाम ही क्यों दिया गया या हड़प्पा सभ्यता नाम ही क्यों दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि जब खुदाई चल रही थी 1921-22 ईस्वी में, तो हड़प्पा में खुदाई चल रही थी सिंधु नदी के किनारे, और बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए, बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए। जब उस अवशेष को C14 कार्बन डेटिंग विधि, पुराने चीजों के आयु को पता लगाने के लिए C14 कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। जब प्रयोग किया गया तो पता चला कि यह अलग अलग समय का है। कोई इतिहासकार का कहना है कि 2800 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व, कोई 2600 से 2200, कोई 2700 से, कोई 2500 कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो पढ़ते हैं दोस्तों 2450 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है। तो चूंकि हड़प्पा में खुदाई हो रही थी, सिंधु नदी के किनारे हो रही थी, इस कारण से इस सभ्यता का नाम ही दे दिया गया सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। जो कि हम लोग जानते हैं कि इसकी लिपि याद भी भाव चित्रात्मक है, यानी अज्ञात है, पढ़ा नहीं गया है, ना पढ़ा जा सकता है। पता नहीं आगे पढ़ा जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हमें सबसे अधिक जानकारी इसके साक्ष्य से प्राप्त होती है, यानी जो अवशेष मिले खुदाई में उससे प्राप्त होती है, और हम लोग उसी को पढ़ते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ऐसे घटनाओं को हम लोग अर्ध इतिहास में पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल, यानी कहने का अर्थ साफ है ऐतिहासिक काल कि जहां से हमें इतिहास के बारे में यानी पूर्ण रूप से वर्णन प्राप्त होता है, संपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, पूर्णतः जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध जन्म लिए थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर स्वामी को आप देख लीजिए, बहुत बहुत बड़े बड़े पुराने राजाओं को देख लीजिए, उन सब के बारे में प्राचीन रूप में हमें पूर्णतः जानकारी मिलती है। वहां से हम लोग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे ऐतिहासिक काल से लोग ऊपर उठते हैं तो लोग जो है एक सामाजिक प्रणाली जीवन की शुरुआत करते हैं, और सामाजिक प्रणाली जीवन शुरुआत में एक राजा की शुरुआत हो जाती है, यानी शासक का दौर चला आता है। किसका दौर आता है? शासक का दौर आता है। और जितने भी जो शासकों का जो दौर आता है उन सारे इतिहास को हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? मध्यकालीन में पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। और जितने भी जो राजाओं महाराजाओं का दौर चला, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सल्तनत, फिर बहुत सारे छोटे छोटे राजाएं, इन जितने भी जो राजाएं हुए, जितने भी जो शासन का दौर चला, ये सारी घटनाक्रम को मध्यकालीन इतिहास में रखा गया है दोस्तों। इन सारे चीज़ों को हम लोग पूरी डिटेल से पढ़ते चलेंगे। कौन से राजा कब आए, कौन से छोटे राजा थे, कौन से बड़े राजा थे, और बहुत आसान तरीके से याद होते चलेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो जितने भी जो राजाएं हुए, छोटे छोटे राजा, बड़े बड़े राजा, उन सब राजा, तो राजा जो है प्रजा पर दो तरीके से शासन कर सकते हैं, या तो प्रजा के हित में शासन कर सकते हैं या फिर अपने हित में शासन कर सकते हैं। तो ये जो दौर रहा, उतार चढ़ाव का जो दौर रहा, इन सब दौर से होते होते कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आ चुकी थी, और जागरूकता आ चुकी थी तो वो अब किसी के गुलाम नहीं रहना चाहते थे, और उनको उनसे आज़ादी चाहिए होता था। तो धीरे धीरे पूरे विश्व के लोग आज़ादी के तरफ दौर की लहर चल चली। और जहाँ से हम लोग आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आधुनिक इतिहास की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। जहाँ से आज़ादी की लहर दौड़ती है वहाँ से हम लोग आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। जैसे अगर भारत क्या कहा जाए कि सर भारत में मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, तो भारत में मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत लगभग 1857 की क्रांति से पढ़ी जाती है, और नहीं तो उसके पहले हम लोग मुगल काल को भी पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए, उसके पहले। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा इतिहास का एक संक्षिप्त परिचय था, जो हम लोग जब क्लास शुरू होगा तो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़नी है,
क्या नहीं पढ़नी है, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, और तब हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों ज्योग्राफी का, किसका बात करें, ज्योग्राफी का अगर हम लोग बात करते हैं, यानी भूगोल का अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसे भी हम 3 खंड में बांटकर पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी को हम 3 खंड में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला, आपको पता होना चाहिए ब्रह्मांड। एक सिंपल सा चीज आता है ज्योग्राफी में, जो छोटे छोटे क्लास का चीज है, बच्चे नहीं जानते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में। मैं आपको बताऊंगा वो भी चीज, सिंपल सा मैं बताना चाहूंगा। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड कहते किसको हैं, आकाश गंगा क्या होता है, मिल्की वे किसको होता, किसे कहते हैं, तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं जो एग्जाम से व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें समझने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये जानना जरूरी है कि ये सब होते क्या है, क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं, तारे किसको कहते हैं, ग्रह किसको कहते हैं, सौर मंडल क्या है। तो बहुत सारे चीज़ों को हम लोग को ज्योग्राफी में पढ़ने के बाद, ब्रह्मांड का ये छोटे छोटे रूप पढ़ने के बाद अपने सौर परिवार का पूरा डिटेल पढ़ना होता है। सौर परिवार के डिटेल पढ़ने के बाद हमें अपनी ग्रह यानी पृथ्वी का पूरा विस्तार पढ़ना होता है। पृथ्वी पर कैसे जलवायु आते हैं, कैसे भूकंप आते हैं, कैसे पृथ्वी गतियाँ करती है, कैसे पृथ्वी पर ज्वालामुखी होते हैं, कैसे पर्वत एवं पहाड़ का निर्माण होता है, आदि सारे चीज़ों का पृथ्वी से वर्णन करने के बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में प्रवेश करते हैं, यानी भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे हम लोग भारत के भूगोल में प्रवेश करते हैं, तो भारत के भूगोल में भी बहुत सारे चीज पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, अगर आपको ये पता नहीं है कि भारत के मैप में कौन सा स्टेट कहाँ है, यानी इंडिया के मैप में कौन सा स्टेट कहाँ है, तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इंडिया मैप में कौन सा स्टेट कहाँ है, तो समझो कि आपका लगभग 50% ज्योग्राफी आपका कंप्लीट है, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट आपके पास कंप्लीट होता है। इसलिए ये सबसे पहले पता होना जरूरी है कि इंडिया के मैप में कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन स्टेट किस स्टेट के साथ लगती है। तो इससे आपको फायदा क्या है, सबसे पहला चीज अगर ये आपको पता है तो भारत के लगभग भौतिक स्वरूप आपका क्लियर है। भारत का भौतिक स्वरूप अगर क्लियर हो जाता है तो भारत का आपका लगभग नदी क्लियर हो जाती है, जलवायु क्लियर हो जाती है, मौसम क्लियर हो जाती है, पर्वत क्लियर हो जाती है, पहाड़ क्लियर हो जाती है, नदी क्लियर हो जाती है। तो फिर आपका समझो कि इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है। कितनी आसान से शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। आइए इंडियन ज्योग्राफी का भी हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे मैप के तहत, जिसे पूरा विस्तार से हम लोग देखते चलेंगे। आपको समझना है बस। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल। अगर हम विश्व का भूगोल की बात करें तो विश्व के चुनिंदा देश जहां से प्रश्न एग्जाम में आते हैं उनका हमको डिटेल पढ़ना होता है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत आसान सा शब्दों में हम पूछना चाहूँगा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है और सबसे छोटा देश कौन है। अब विद्यार्थी यही दो आसान सा प्रश्न में नहीं बता पाते हैं, तो आपको दोनों देशों के बारे में पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया है। अब रसिया से अगर बात करें तो रसिया से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रसिया का मैप क्या है, रसिया का पूरा डिटेल क्या है, कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो सारा चीज आपको पढ़ना होगा। विश्व में कौन कौन से देश से क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछे जाते हैं, विश्व में कौन सा देश किस क्षेत्र में सबसे अत्यधिक उत्पादन करता है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापार करता है, विश्व के लोग सबसे ज्यादा कहाँ खुशी से रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, पूरा का पूरा विस्तार स्वरूप हम लोग को विश्व के बारे में जानना होता है। आगे बात करते हैं अगर हम लोग पॉलिटी की, किसकी, अगर हम लोग आगे बात करते हैं पॉलिटी की, तो यानी राज्य व्यवस्था। क्या दोस्तों, राज्य व्यवस्था। क्या राज्य व्यवस्था पॉलिटी जो है हमारा निर्धारित किया गया देश की आज़ादी के बाद संविधान को लागू किया गया? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। संविधान जो है राज्य व्यवस्था, यह हमारा जो राज्य व्यवस्था जो चल रहा है, जब से शासकों का दौर शुरू हुआ तब से प्रत्येक राजा अपने अपने शासनकाल में एक नियम और कानून बनाया करते थे और वही नियम कानून उनका संविधान होता था। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश को आज़ाद हुआ और देश चलाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? संविधान का ज़रूरत पड़ती है, आपको पता होना चाहिए। और सबसे ऊपर में संविधान को रखा गया है और इसी संविधान के नीचे में हम पूरे देशवासी जो है इसके कर्तव्य का पालन करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि संविधान का सबसे नीचे में जो
संविधान का जो सुरक्षा करता है उसका सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, लेकिन संविधान के लिए जो बना है आपको पता होना चाहिए यहाँ पर संसद, और इसी संसद यानी कार्य प्रणाली के तहत पूरे देश में नए नए नियम कानून या संविधान में बदलाव किया जाता है। संसद में यहाँ पर भी संसद से कोई दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो विद्यार्थी फंसते हैं, थोड़ा सा उसको देखिएगा। कहता है संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के दो अंग होते हैं, एक होते हैं लोकसभा यानी लोअर हाउस पार्लियामेंट में, और एक होते हैं राज्यसभा यानी अपर हाउस। नहीं, लोकसभा यानी लोअर हाउस और राज्यसभा यानी अपर हाउस, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। नए अंग मैंने पूछा है तो अंग इसके तीन होते हैं, एक होते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। दोस्तों संसद में कितने अंग होते हैं, तो तीन अंग होते हैं। अगर क्वेश्चन करे कि संसद में कितने अंग होते हैं, तो तीन अंग होते हैं। संसद में कितने सदन यानी कितने हाउस होते हैं, तो सदन की अगर बात करें तो सदन दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग की बात करें तो तीन होते हैं, सदन की बात करें तो दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। अब हम लोग को यहीं से पूरा का पूरा डिटेल पढ़ना है। संसद का गठन कब किया गया, लोकसभा क्या है, इसका गठन कब किया गया, राज्यसभा क्या है, इसका गठन कब किया गया, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, ये सब कहाँ बैठते हैं, कौन अस्थाई कौन अस्थाई, राष्ट्रपति कौन बने, कब बने, इसका क्या कार्य है राष्ट्रपति का, ये पूरा डिटेल हम लोग को जानना होगा। राष्ट्रपति की पद की क्या गरिमा है, राष्ट्रपति कौन कौन से ऐसे कार्य कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, एकदम आप लोग निश्चिंत रहें। अगर हम आगे बात करें तो जिस तरीके से केंद्र में संसद, लोकसभा, राज्यसभा होता है, उसी तरीके से राज्य में भी हम लोग पढ़ते हैं विधानमंडल यानी राज्यपाल, गवर्नर जिसे कहा जाता है, सीएम, चीफ मिनिस्टर, इन सारे का डिटेल राज्य में भी पढ़ना होता है। कैसे कितना सदस्य किधर जा सकते हैं, कैसे किधर आते हैं, कैसे चुनाव की प्रक्रिया होती है, ये सारा विस्तार हम लोग को तय करना होता है। कैसे किसी को हटाया जा सकता है, कैसे किसी को लाया जा सकता है, कैसे जोड़ा जाता है पार्टी, कैसे बढ़ाया जाता है पार्टी, ये सब विस्तार से हम लोग यहाँ पॉलिटी में यानी राज्य व्यवस्था में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग बस मेरे साथ चलें। अगर हम बात करें इन तीन चीज़ों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दोस्तों, तो हमें नहीं लगता कि इसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, इसलिए कि ये तीन चीज़ जो है बच्चे बचपन से पढ़ते आते हैं। फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, तो हम लोग इसके बारे में सिर्फ जो क्वेश्चन आते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्येक टॉपिक से पढ़ेंगे। अगर मैं इसको बताऊं तो इसमें मैं क्या बता सकता हूं, क्योंकि आप लोग वो सारा चीज़ को विस्तार पढ़ चुके हैं, बस इसे हमें पढ़ाने की ज़रूरत है। करेंट अफेयर की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो करेंट अफेयर में बहुत आसान शब्दों में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं आपको बता दें कि जिस तरीके से पेपर प्रत्येक दिन के लिए जरूरी होता है, न्यूज देखना जरूरी होता है, पेपर जरूरी होता है, उस तरीके से विद्यार्थी को प्रत्येक दिन के लिए पेपर की तरह जीएस को पढ़ना जरूरी होता है। और उसी जीएस में खास करके ये पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो करेंट अफेयर भी आपको पकड़ाती है। अगर आप करेंट अफेयर नहीं पकड़ पाते हैं तो दोस्तों आप हमसे संपर्क, मैं बताऊंगा उसके बारे में कि करेंट अफेयर कैसे हमें निकालना होता है, कैसे पकड़ना होता है। या मासिक पत्रिका अगर आप लेते हैं, याद नहीं होती है, पकड़ नहीं होती है, तो उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। करेंट अफेयर में बहुत सारे चीज़ होते हैं, संगठन होते हैं, सम्मेलन होते हैं कि बहुत सारे संगठन का मुख्यालय कहाँ है, खेल प्रतियोगिता होते हैं, पुरस्कार होते हैं, नया देश किस जगह क्या सम्मेलन करवा रहा है, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग करेंट अफेयर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपको प्रत्येक दिन का करेंट अफेयर का पीडीएफ भी हमारे द्वारा दिया जाएगा और आपको यह भी बताया जाएगा कि आप खुद से भी करेंट अफेयर को कैसे मजबूत कर सकते हैं। बिना मेहनत के, कम मेहनत में आप पेपर, न्यूज़ देख करके आप करेंट अफेयर को कैसे कमांड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, तो दोस्तों आपको पता ही चली गया, अर्थव्यवस्था यानी अर्थ का मतलब बाजार और व्यवस्था का मतलब व्यापार। आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि आपको मगध कोचिंग के बारे में आर्यन सर के द्वारा बहुत सारी बातों को बताया गया होगा, जिसमें खास करके ऑफलाइन क्लास के बारे में भी बताया गया होगा, ड्रीम 30 नामक बैच के बारे में बताया गया होगा। वह बैच ऑनलाइन क्लास के तहत शुरू हो चुकी है, लाइव क्लास चल रही है उसका भी, और जो भी बच्चे बेसिक क्लास से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए नाइट में क्लास, नाइट शिफ्ट के लिए क्लास का अरेंजमेंट किया गया है।
व्यवस्था किया गया है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रीम 30 में उन्हीं बच्चों को रखा जाता है जो हमारे टेस्ट में पास होते हैं और उन्हें से हमें रिजल्ट लेने की उपेक्षा होती है और वो उन्हें हम उस लेवल तक ले जाते हैं और उनसे उतना मेहनत करवाते हैं। और वो भी आपको पता होना चाहिए जिसका नाम ड्रीम 30 है। क्या है? ड्रीम 30। मैंने आपको बताया कि ड्रीम 30 बैच क्या है। इसमें जो है हम लोग बच्चों को सिलेक्शन तभी लेते हैं जब वो हमारे टेस्ट में पास कर जाते हैं और उनसे हम यह उपेक्षा रखते हैं कि वो हमें रिजल्ट देंगे और उनके प्रति हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लगभग हम लोग 6-6 घंटा मेहनत करते हैं और उनसे करवाते भी हैं और तब जा कर के उनसे सफलता भी लेते हैं। ड्रीम 30 का जो हमारा जो ड्रीम है उसको हम लोग सफलता हासिल करने में सहयोग करते हैं। और ये इस लॉकडाउन में भी कभी ये बैच बंद नहीं हुआ। ऑफलाइन क्लास पूरा बंद हो चुका था लेकिन इसे हम लोगों ने कभी बंद नहीं होने दिया, इसे हमेशा चालू रखा, जिसका नतीजा है दोस्तों कि अभी का सीजीएल का रिजल्ट हमारे बच्चों को के द्वारा दिया गया है ड्रीम 30 के बैच में। और अभी भी उसका क्लास रेगुलर चलता ही रहता है, कभी वो बंद नहीं होता है। हाँ, अब जो है आपका क्लास की बात करते हैं तो हमारा जो ऑनलाइन जो क्लास है बच्चों, वह नाइट शिफ्ट में दिया जाता है। ऑफलाइन क्लास दिन में रहता था और ऑनलाइन क्लास हम लोग रात में किए हैं। इसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा ऑनलाइन क्लास के लिए। और बहुत ही ऑनलाइन क्लास जो है लाइव स्ट्रीम की तरह होती है। लाइव स्ट्रीम कहने का मतलब यह है कि आप डायरेक्ट वे में हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट से भी और खुद से भी। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लास। बहुत ही अच्छे तरीके से यह क्लास को कवरेज किया जा रहा है। वर्तमान में यह क्लास शुरू हो चुका है। अगर आपको इस क्लास के प्रति इंटरेस्ट है तो आप इसके एक बार जुड़ करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम कोई भी एक टॉपिक लेकर के बहुत ही आसान तरीके से धीरे धीरे हम आपको पढ़ाते चलेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।